नमस्कार, मैं हरिओम प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। आज का हमारा टॉपिक है तत्सम तद्भव। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, क्योंकि चाहे अकादमी स्तर हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं का स्तर हो, सभी के अंतर्गत तत्सम तद्भव से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम इस तत्सम तद्भव को रटेंगे नहीं, सीखेंगे। रटना नहीं है, केवल कुछ नियम आपको ध्यान रखने। अगर आप उन नियमों को और उन वर्णों को ध्यान रख लेते हैं तो तत्सम तद्भव से संबंधित एक भी प्रश्न हमारे गलत नहीं होगा। क्लास के अंत में हम पुनरावृत्ति प्रश्न के माध्यम से भी वापस पुनरावृत्ति करेंगे इस टॉपिक की। तो वीडियो को अंत तक देखना है ताकि पुनरावृत्ति प्रश्न भी आपको मिल सके, जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे गए प्रश्न हैं। तो बिना देर किए चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर, तत्सम तद्भव। करते हैं तो चलिए हमारे टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है तत्सम तद्भव की पहचान। तत्सम तद्भव की पहचान हम कैसे करेंगे? तो एक तरफ लिखा है मैंने तत्सम, एक तरफ लिखा है तद्भव। तत्सम का मतलब क्या होता है ये देखेंगे आप। तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम। तत् का मतलब होता है उससे या उसके, और सम का मतलब होता है समान। तत् का मतलब उससे या उसके, और सम का मतलब होता है समान। अर्थात क्या हुआ इसका मतलब? उसके समान। किसके समान? अर्थात क्या लिखोगे आप? संस्कृत के समान। तो संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब चलते हैं दूसरे शब्द की ओर, तद्भव की ओर। तद्भव भी दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस भव। तत् का मतलब होता है उससे या उसके, और भव का मतलब होता है विकसित होना। आप सोच रहे होंगे सर ने यहां तद क्यों नहीं लिखा? मूल शब्द तत् ही होता है, उसके बाद वह त द में बदल जाता है संधि, व्यंजन संधि के अनुसार। हम संधि पढ़ेंगे तब बताया जाएगा ये। तो क्या मतलब हुआ तद्भव का? उससे विकसित। अब किससे विकसित है भाई? वो है अर्थात लिखोगे आप, अर्थात संस्कृत से विकसित। संस्कृत से विकसित जो शब्द होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। अब देखिए आप, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं लेकिन अपने मूल रूप में ही वैसे के वैसे ही, जैसे वह संस्कृत में चलते थे वैसे ही अगर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तो वो तत्सम कहलाते हैं। यदि वो शब्द अपना रूप बदल लेते हैं, अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं, यानी जो विकसित हो गए हैं। अब आप सोचिए, तो ऐसे शब्द जो संस्कृत में है और वैसे के वैसे ही हिंदी में आते हैं तत्सम कहलाएंगे। और वे शब्द जो संस्कृत के हैं लेकिन अपना रूप बदल लिया, कैसे बदले वो किसी को पता नहीं है, तो वो तद्भव कहलाते हैं। तो संस्कृत में तत्सम में क्या लिख सकते हैं? तत्सम में लिख सकते हैं संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। ये संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, या फिर आप एक और कह सकते हैं संस्कृत के शुद्ध व अविकृत शब्द तत्सम कहलाते हैं। ये
यानी कि शुद्ध हो और अविकृत हो, यानी कि जैसे संस्कृत में थे वैसे के वैसे हिंदी में हो, कोई नहीं बदले हो, तो वो क्या कहलाएंगे? तत्सम कहलाएंगे। अब तद्भव में देखिए, आप तद्भव में क्या लिख सकते हो? संस्कृत से विकसित शब्द तद्भव होते हैं। संस्कृत से विकसित शब्द तद्भव होते हैं। और एक और लाइन में लिख सकते हो आप, संस्कृत के अशुद्ध व विकृत, विकृत का मतलब बदलना, विकृत शब्दों को तद्भव कहते हैं। जैसे देखना आप, जैसे ये यहां पर भी जैसे लिख देता हूं मैं, जैसे यहां का सूर्य, संस्कृत में सूर्य को ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन वो यहां आकर क्या बन गया? सूरज बन गया। ये र पूरा हो गया और यह ज में बदल गया। बदलने का कोई निश्चित नियम नहीं है, इस वजह से ज़्यादातर विद्वान इन्हें रटवा देते हैं या बच्चे रट लेते हैं, लेकिन हमें नहीं रटना, हमें समझना है। इनके कुछ ऐसे नियम भी हैं जिनको आपको याद कर लेना है, समझ लेना है, तो फिर आपके कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आगे उन नियमों को पढ़ेंगे अपन। पहले ये समझे तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है। देखिए आप, जैसे हम लिखते थे ग्राम, हम तद्भव में आकर क्या लिखेंगे? गांव। ये यहां पर हम लिखेंगे घृत, ये, और यहां लिखेंगे घी, ये। यहां लिखेंगे हम गोधूम, ये, और यहां लिखते हैं गेहूं। इस प्रकार से यहां संस्कृत के शब्द आएंगे जो बिल्कुल वैसे के वैसे लिखे जाते हैं, जैसे संस्कृत में लिखे जाते हैं हिंदी में भी वैसे लिखे जाते हैं, तो वो तत्सम कहलाते हैं। और वे शब्द जिनका रूप बदला है, अर्थ वो का वही है। देखिए गोधूम, वहां पर भी गेहूं को कहा जाता था, यहां भी गेहूं को कहा जाता है। वहां ग्राम कहा जाता है, यहां गांव कहा जाता है, लेकिन स्थान सेम है, केवल लिखने का और बोलने का तरीका अलग है केवल। तो ऐसे शब्द जो मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं तत्सम कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत से विकसित हो गए, बदल गए, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। अब चलते हैं हम नियमों की ओर। क्या क्या नियम हैं जो हम हमेशा याद रख सकते हैं कि तत्सम क्या होते हैं और तद्भव कौन से हैं। तत्सम तद्भव पहचानने के नियम। पहला नियम क्या कहता है, देखेंगे आप। पहला नियम कहता है संस्कृत की गिनती तत्सम, संस्कृत की गिनती तत्सम तथा हिंदी की गिनती तद्भव होती है। देखेंगे आप, देखिए एक तरफ लिख लीजिए तत्सम शब्द है ना, और एक तरफ लिख लीजिए तद्भव शब्द। ये देखेंगे आप, संस्कृत में लिखते हैं एक। अब इसे एक को तद्भव में हिंदी में कैसे लिखेंगे? इक। संस्कृत में लिखते हैं द्वि, यहां लिखते हैं दो। संस्कृत में लिखते हैं त्रि, यहां लिखते हैं तीन। संस्कृत में लिखते हैं पंचम, यहां लिखते हैं पांच। संस्कृत में लिखते हैं 10। देखिए आप, संस्कृत में 10 ऐसे लिखते हैं और हिंदी में 10 लिखते हैं ये। संस्कृत में लिखोगे आप शत,
और यहाँ लिखोगे शो तद्भव में, यहाँ लिखोगे आप लक्ष्य और यहाँ होता है लाख, यहाँ लिखोगे कोटि और यहाँ लिखते हैं करोड़। तो ध्यान रखना है, संस्कृत की गिनती अगर आती है तो वो तत्सम के अंतर्गत आती है, और यदि हिंदी की गिनती आती है तो वो तद्भव के अंतर्गत आती है। अब देखते हैं नियम नंबर 2, यहां पर देख लेते हैं। नियम नंबर 2 क्या कहता है? विसर्ग युक्त शब्द तथा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द तत्सम होते हैं। यदि शब्द में विसर्ग लगा हो ये, या फिर वो वर्तनी की दृष्टि से, मात्रा की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए, तो वो हमेशा तत्सम की श्रेणी में आता है। जैसे देखेंगे आप, ये तत्सम और ये तद्भव। देखिए आपने लिखा, ऐसे लिखा है दुख, विसर्ग लगा हुआ है, तत्सम है। अगर एक सामान्य दुख लिखा है, ये गलत माना जाता है, ये तद्भव की श्रेणी में आएगा। आपने लिख दिया प्रातः काल, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति प्रातः काल लिख देते हैं, ये गलत है, शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से गलत है, तो तद्भव की श्रेणी में आएंगे। और यदि विसर्ग लगा है और शुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से, तो फिर वो तत्सम के अंतर्गत आएंगे। जैसे आपने लिखा निःशुल्क, ये बिल्कुल शुद्ध है, विसर्ग आ रहा है, लेकिन आपने लिख दिया निःशुल्क। ये अगर ऐसे लिखा हुआ है तो फिर ये गलत है, और ये गलत है तो ये तद्भव की श्रेणी में आएगा। एक और देखना आप, मनः कामना, ये शुद्ध होता है और विसर्ग भी है, तो ये राइट है, लेकिन आपने लिख दिया मनोकामना। ध्यान रखना, मनोकामना वर्तनी की दृष्टि से गलत होता है, विसर्ग संधि की दृष्टि से गलत होता है, इस कारण ये गलत है। अगर ये गलत है तो ये तद्भव के अंतर्गत आएगा, और ये शुद्ध है तो ये तत्सम के अंतर्गत आएगा। तो 2 नियम हो गए अपने, हिंदी की गिनती तद्भव, संस्कृत की गिनती तत्सम। विसर्ग लगा हुआ हो या फिर वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हो तो फिर वो तत्सम होगा, और तो गलत शब्द होता है वो तद्भव की श्रेणी में आता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते तीसरे नियम की ओर। नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 देखिएगा आप, बहुत अच्छा नियम है। चंद्र बिंदु युक्त शब्द तद्भव होते हैं। चंद्र बिंदु युक्त शब्द तद्भव होते हैं। अगर शब्द में चंद्र बिंदु लगा है तो वो तद्भव होता है, ये ध्यान रखना है। देखिए आप, ये तत्सम और ये तद्भव। जैसे देखेंगे आप, एक शब्द है चंद्रिका, उससे बना है चांदनी। अब चांदनी में ऊपर चंद्र बिंदु लगा है, तद्भव है। चंद्र बिंदु नहीं लगा, तत्सम है। और देखिए आप, सर्प, सांप, ग्रंथि, गांठ, हंडी, हांडी। और आप ध्यान रखना है, इसमें कुछ अपवाद भी है। अपवाद का मतलब जो इस तद्भव तो है लेकिन चंद्र बिंदु नहीं भी आता। ध्यान रखना आप, देखेंगे आप, जैसे एक शब्द है कांच। कांच चंद्र बिंदु लग रहा है लेकिन तद्भव नहीं है, ये देशज शब्द है। कांच तद्भव शब्द नहीं है, देशज शब्द है, जबकि इसमें आता
चंद्र बिंदु है। एक और शब्द है कांस्यकार, और कांस्यकार से बना है कसेरा। ये कांस्यकार जो शब्द है ये तत्सम है, ध्यान रखना। तो ऐसा भी एक शब्द है जिसमें चंद्र बिंदु आता है लेकिन वो तत्सम की श्रेणी में आता है और ये तद्भव है। तो इनका विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को कि कांस्यकार शब्द आ जाए, चंद्र बिंदु लगा है लेकिन फिर भी ये तत्सम की श्रेणी में ही आएगा। और एक बात और ध्यान रखना, कांच, ये कांच जो है ये तद्भव नहीं है, देशज है। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 क्या कहता है कि निम्न वर्णों से युक्त शब्द अधिकांशतः तत्सम होते हैं। तो निम्न वर्णों से युक्त शब्द अधिकांशतः ध्यान रखना 95% अधिकांशतः तत्सम होते हैं। क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। कौन कौन से वर्ण हैं? ये र, ऊपर आधा र लगा हो, या फिर ये र हो, या फिर श से क्षत्रिय हो, या फिर श से शलगम हो, या फिर श से षटकोण हो, या फिर त से त्रिशूल हो, ग से ज्ञानी हो। ये सब कहीं भी आ जाए, शब्द के आगे पीछे बीच में कहीं पर भी आए, लेकिन य, व और औ ये हमेशा शब्द के प्रारंभ में आने चाहिए। तो ये शब्द तत्सम कहलाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। कैसे कहलाते हैं? एक एक दो दो उदाहरण अपन सबके देखते हैं, देखेंगे आप। ये वाला इसका देखना आप उदाहरण, कुछ उदाहरण तत्सम, और ये तद्भव लिख देता हूं मैं आपके लिए। देखेंगे आप, धर्म, इसको लिखोगे धर्म, ये आप लिखोगे कर्म, इसे लिखेंगे कर्म या काम। ये कार्य, इसे लिखेंगे काज। आश्चर्य, इसे लिखेंगे अचरज। सर्प, इसे लिखेंगे सांप। सूर्य का मैंने बता दिया था, एक और लिख देता हूं गर्त, ये गड्ढा। लेकिन ध्यान रखना इसका एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है? एक तो मरीच, ये तत्सम है और इससे बनता है मिर्च, ये तद्भव। तो मिर्च शब्द में र आता है लेकिन ये तत्सम नहीं, तद्भव होता है। एक शब्द और है ईर्ष्या, ये इसे ईर्षा भी कहा जाता है। ये तो ध्यान रखना, इन दोनों शब्दों को विशेष ध्यान रखिएगा, ये तत्सम है और ये तद्भव है। तो इन दो शब्दों के अंतर्गत और भी शब्द हो सकते हैं वैसे, तो ये र आता है तो ये तद्भव होते हैं, अन्यथा ये ऊपर वाला र सभी तत्सम के अंतर्गत आता है। दूसरा देखेंगे ये र, इस र युक्त जो शब्द होते हैं वो भी तत्सम होते हैं। देखते हैं आप कैसे। प्रदेश, देखिए आप, ये होगा परदेश। प्रकार, इसे लिखोगे परकार। ये श्रावण, ये लिखा आपने सावन। श्रवण आप लिखोगे सुनना। ये इस प्रकार से ये र भी इसके अंतर्गत आता है। अब आप देखेंगे री वाला, ये री, ये स से क्षत्रिय वाला, इधर देख लीजिए, ये अक्सर ख में बदलता है, ये ध्यान रखना आप। जैसे लिखा आपने पक्षी, ये बदलेगा पंखी। ये आप लिखोगे परीक्षा,
इससे बनता है परख। ये आप लिखोगे शीर, इससे बना है खीर। आप लिखोगे क्षेत्र, इससे बना है खेत। आप लिखोगे शार, इससे बना है खार। तो ये ध्यान रखना, अगर श आता है तो फिर वो ख में बदलता है, ये ध्यान रखना है। मक्षिका, इससे बना है मक्खी। इस प्रकार से तो ध्यान रखिएगा, इनको श ख में बदलता है। अब आप देखते हैं श को। इस श से युक्त जो शब्द हैं श वाले, इसको देखेंगे आप। ये श से जो युक्त शब्द होता है इसको देखना आप। स्वसुर, इससे बनता है ससुर। श्वास, ये बना सांस। सवसुरु, इससे बनता है सास। समसुरु, इससे बनता है मूछ। इस प्रकार से देखेंगे आप। तो ये जो श होता है ये श्रृंगार, ये सिंगार। ध्यान रखना, इसमें एक री भी लिख लीजिए आप। ये री, ये भी इसके अंतर्गत आता है। श्रृंगार, सिंगार। घृत, घी। नृत्य, नाच। ये देखिए आप, मैं यहां से री वाले अक्षर लिख रहा हूं। ये नृत्य, नाच। और देखेंगे आप, यहां लिख देता हूं। इसके बाद लिखेंगे आप वृक्ष। ये इसको बोलते हैं बिरख, ये ध्यान रखना आप। वृक्ष का बिरख। इसके बाद श्रृंग, सींग। इस प्रकार से ये ध्यान रखना, री आता है। लेकिन एक शब्द को विशेष ध्यान रखना, अमृत, इसे लिखते हैं अमीय। ये विशेष ध्यान रखना आप, क्योंकि ये अमीय शब्द भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई वो तत्सम ही हो। तो इसको विशेष ध्यान रखना है आप लोगों का, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। इधर मिटा देता हूं। अब देखेंगे आप श से षटकोण के अंतर्गत। स से षटकोण के अंदर क्या होता है, ये तत्सम और ये तद्भव। इसमें देखेंगे आप कृषक, इससे बना है किसान। कृष्ण, देखेंगे आप किशन। वाष्प, भाप। वर्ष, बरस। इस प्रकार से तो देखेंगे आप, श से षटकोण अगर आता है तब वो स से स्लेट में बदल जाता है। तो जिसमें श हो, मूर्धन्य श, तो मूर्धन्य श वाले भी इसके अंतर्गत आते हैं। त्र, त्र वालों में देखिए आप, त्र ये त में बदलता है अधिकांश त। पत्र, पत्र से बना है पत्ता। पत्रिका, पत्रिका से बना है पाती। गोत्र, गोत्र से बना है गोत। पुत्र से बना है पूत, देखिए आप। पितृ से बना है पिता। चित्रक, चित्रक से बना है चीता। चित्रकार, इससे बना है चितेरा। ये ध्यान रखिएगा, एक अपवाद भी ध्यान रखना इसका। एक शब्द है क्षत्रिय और इस क्षत्रिय से बना है खत्री। तो ये जो त्र है, ये वाला त्र, ये अपवाद है क्योंकि ये तद्भव है। ये तो मैंने बताया था कि त्र वाले तत्सम कहलाते हैं, लेकिन एक शब्द ऐसा भी है जिसके अंतर्गत त्र आता है लेकिन वो क्या कहलाता है, वो तद्भव होता है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको इसके अंतर्गत। अब देखते हैं हम आगे। अब है ज्ञ से, ये ज्ञ। इस ज्ञ से संबंधित देखना ज्ञान, इससे लिखोगे जान।
जैसे अपन ज्ञानवान लिखते हैं, ज्ञानकार लिखते हैं, तो उसे लिखेंगे जानकार। आप लिखोगे यज्ञ तो यहां होता है जग। यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत क्या होता है इसका मतलब? जनेऊ। ये इस प्रकार से। अब आप एक बात ध्यान रखेंगे, य, व और अव ये शब्द के आगे आगे होने चाहिए, तब जाकर ये तत्सम होते हैं, ध्यान रखेंगे, नहीं तो तद्भव की श्रेणी में ही आते हैं ये। अब देखेंगे आप, य और व और अव ये आगे आगे आना चाहिए शब्द के। जैसे देखेंगे आप, ये तत्सम और ये तद्भव। इसमें देखेंगे युवा, इसका मतलब होता है जवान। यह है यव, इसका मतलब है जो। यौवन, जोबन। युग, जुग। यशोदा, जशोदा। जमुना, यमुना, इससे बना है जमुना। तो इस प्रकार से यह आगे आगे होना चाहिए। ध्यान रखना, यह ज में बदलता है। अगर यह बीच में आता है शब्द के तो वो तद्भव हो जाता है, फिर तत्सम नहीं रहता। जैसे देखने आप, मैं यहां पर आपको दो उदाहरण दे देता हूं। एक तो है नारिकेल। देखिए आप, नारिकेल से क्या बना है? नारियल। ये देखिए आप, तो इसमें यह बीच में आ रहा है तो ये तत्सम नहीं है, तद्भव है। एक है कोकिल, इससे बना है कोयल। देखिए आप, ये कोयल, तो ये भी तत्सम की श्रेणी में, तद्भव की श्रेणी में ही आएगा। तो ध्यान रखना है, यह बीच में आ जाए, पीछे आ जाए तो वो तत्सम नहीं होगा, यह आगे आगे आना चाहिए तब वो तत्सम होता है। इसके बाद वह देखिए आप, वह ब में बदलता है। जैसे वर यात्रा, इसे बोलते हैं बारात। ये वीर, इसे बोलते हैं बीर। विवाह, इसे बोलते हैं ब्याह। वर यात्रा, बारात। वज्रांग, बजरंग। देखिए आप, वार्ता, बात। इस प्रकार से वह बदलता है ब के अंतर्गत। अब हमें एक और देखना है अव वाला, उसको भी देख लेते हैं हम। अव, ये आगे आगे होना चाहिए और ये अव बदलता है अव के अंतर्गत। ये देखेंगे आप लोग कैसे बदलता है। अव सर, इससे बनेगा ओ सर। अवगुण, इससे बना है ओ गुण। ये इस प्रकार से। और यहां बना है अवतार, इससे बना है ओतार। तो ये ध्यान रखना है आपको, अगर ये वर्ण निम्न वर्ण शब्दों के बीच में या कहीं पर भी आए तो वो तत्सम होता है, और ये तीनों वर्ण आगे आगे आना चाहिए तब वो तत्सम होते हैं। अब आप इसके बाद एक छोटा सा रूल और देख लीजिए। तो एक और नियम है छोटा सा, तत्सम तद्भव से संबंधित। अगला पांचवा नियम है। पांचवा नियम क्या कहता है? यदि शब्द के प्रारंभ में श, आधा श हो, हलक लगा हो, श आने पर उसके हटा देने से तद्भव बन जाता है। देखिए जैसे तत्सम और ये तद्भव। देखेंगे आप स्थान, अब इसमें ये स हटा दीजिए तो तद्भव बन जाएगा। जैसे
केवल थान, स्नेह केवल नेह, स्तंभ केवल थंब, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो स्तन थन, स्फूर्ति केवल फूर्ति, इतना सा होगा, स्पर्श परस, इतना सा। और एक और देख लीजिए, स्थिति था। इस प्रकार से आगे जो श आता है उसको हटा देने पर भी तद्भव बन जाता है। तो ये है तत्सम तद्भव। बहुत अच्छी तरह से हमने पढ़ा। अगर आप याद रख लेते हैं कि ये वर्ण तत्सम में आते हैं तो आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब हम पढ़ते हैं तत्सम तद्भव से संबंधित पुनरावृत्ति प्रश्न। 5 नियम तत्सम तद्भव से संबंधित हमने पढ़ लिए हैं। अब हम उनके पुनरावृत्ति प्रश्न देखते हैं। देखेंगे पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? क्या पूछा है? तद्भव शब्द है। देखेंगे आप, पहला अपूर्व। आप जानते हैं मैंने एक नियम बताया था, यदि ऊपर र लगा हुआ हो तो वो तत्सम होता है। तो ये तत्सम है। अब से पूछ क्या रहा है? तद्भव। तो ये तत्सम नहीं, ये तत्सम है, तद्भव नहीं है। अब इसमें देखिए कृष्ण, यहाँ पे श आ रहा है और यहाँ पर री आ रहा है। तो श और री भी आप जानते हैं तत्सम में आता है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखेंगे आप शीख, श से स्लेट जो जिसको अपन दंतेश बोलते हैं, और एक ख, हाँ ये तद्भव में आते हैं। लेकिन चौथा ऑप्शन भी देखेंगे, ये ध्यान रखना, 4 ऑप्शन देखकर ही हमें प्रश्नों के उत्तर लगाने हैं। अब देखेंगे अमृत, ये देखिए आप री आ रहा है, तो अगर री आ रहा हो तब भी ये नहीं होता। ये री और श ये भी तत्सम में आता है, और ये र ऊपर वाला भी तत्सम में आता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सीख, ये तद्भव है, क्योंकि दंतेश और ख हमेशा तद्भव में आते हैं अधिकांशतः। क्योंकि मैंने बताया था र, री, श और री ये सब तत्सम में आते हैं। आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? ध्यान से, अशुद्ध है। गलत पूछा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प अशुद्ध शब्दों से मिलकर बना है। अब देखिए पहला नृत्य, ये तत्सम है, और नृत्य से क्या बना? नाच, बिल्कुल राइट है ये। दूसरा देखेंगे चक्षु, आंख। ध्यान रखेंगे चक्षु का पर्यायवाची आंख तो होता है, लेकिन चक्षु का तद्भव नहीं होता। चक्षु का तद्भव अगर होगा भी तो ये श ख में बदलेगा तो चक्षु होगा। और अक्षी का आंख का तत्सम अक्षी होता है, आपको पता हो तो। आंख का तत्सम क्या होता है? अक्षी होता है, तो ये गलत है। लेकिन फिर भी तीसरा विकल्प हम देखेंगे, श्रृंगार, सिंगार, बिल्कुल राइट है ये भी। दधी और दही, ये भी राइट है। तो हमारा दूसरा जो प्रश्न है इसका आंसर क्या होना चाहिए? चक्षु और आंख, क्योंकि आंख अक्षी से बनता है न कि चक्षु से। यहाँ पर्यायवाची दे दिया और विद्यार्थियों को भ्रमित किया गया है। तो सही आंसर क्या होगा? चक्षु और आंख। तीसरा प्रश्न देखिए, इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द तत्सम हैं? इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द तत्सम हैं? अब देखेंगे आप, गोधूम बिल्कुल तत्सम है, इसका तद्भव गेहूं होता है। ग्रंथि, बिल्कुल आप जानते हैं ये र आ रहा है, ये भी तत्सम में आता है, बताया था। और अधिकांशतः अनुस्वार भी तत्सम के अंतर्गत ही आता है। तो ये दोनों तत्सम शब्द हैं, क्योंकि गोधूम का गेहूं होता है और ग्रंथि का गांठ होता है। तंदुल, ये तद्भव है, ध्यान रखना। तंडुल होता है तत्सम, तो ये तद्भव है, तो इसमें तत्सम नहीं है। ये ताम्र, ये तत्सम ही है, क्योंकि इससे बनता है तांबा। तो यहाँ पर ये तद्भव आ गया, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तीसरा देखिए, दीठी, दीठी ये भी तद्भव है। दृष्टि, दृष्टि से बनता है ये, तो दृष्टि
तत्सम है और दृष्टि का तद्भव होगा दीठी, और धर्म तो तत्सम है ही सही, आप जानते हैं। तो दोनों तत्सम नहीं है, एक तद्भव है और एक तत्सम है, इस वजह से हमारा विकल्प ये भी नहीं होगा। ध्रुम और जेठ, ध्रुम धुआं ये तत्सम है बिल्कुल, लेकिन जेठ तद्भव है। ध्रुम तत्सम, जेठ तद्भव। जेठ का तत्सम होता है ज्येष्ठ, तो इस कारण ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि एक तो तत्सम है और एक तद्भव है। तो इसमें भी तत्सम तद्भव, इसमें भी तत्सम तद्भव, इसमें भी तत्सम तद्भव, और ये दोनों क्या है? तत्सम। और आपसे पूछा क्या गया है? तत्सम। तो इसका सही आंसर होगा पहला। ये सब प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में जरूर पूछे गए हैं, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको ध्यान से देखना है। प्रश्न नंबर 4 देखें, किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है? ये ध्यान रखना है नहीं, नहीं है। देखेंगे आप, केला तद्भव है, कदली से बना है। वैसे ये देशज के अंतर्गत भी आता है, ध्यान रखना, द्रविड़ भाषा के शब्दों के अंतर्गत भी आते हैं ये। घिन्न ये भी तद्भव है, क्योंकि ये घृणा से बना है, घृणा से घिन्न बना है। छिन्न क्षीण से बना है, छिन्न क्षीण से बना है छीन, तो ये भी तद्भव है। घोटक ये तत्सम है, क्योंकि घोटक से क्या बनता है? घोड़ा। ये तो ये तत्सम है और ये तद्भव है। तो ये क्या पूछ रहा है? तद्भव नहीं है, तो ये तत्सम है, तद्भव नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? घोटक। 5वां प्रश्न देखेंगे आप, निम्न में से किस समूह के सभी शब्द तत्सम हैं? क्या पूछा है? तत्सम हैं। देखेंगे आप, शर्करा तत्सम है, आप जानते हैं, शर्करा से बनती है शक्कर। पवन बिल्कुल तत्सम है, जिसका संधि विच्छेद हो जाए वो भी तत्सम होता है, ध्यान रखिए। तो पो प्लस अन पवन हो जाता है, तत्सम है ये भी, पवन होता है तद्भव। ज्येष्ठ बिल्कुल तत्सम है, ये स से षटकोण आ रहा है, देखिए आप नियम के अनुसार, तो ये भी तत्सम है। अग्नि बिल्कुल, अग्नि भी तत्सम है, अग्नि से बनता है आग। तो चारों शब्द ये तत्सम है। ये हो सकता है, लेकिन जब तक आप चारों ऑप्शन नहीं देखेंगे तब तक आंसर न लगाएं। निवेदन है आप लोगों से, क्योंकि बहुत सी बार चौथा ऑप्शन राइट हो जाता है और हम पहले ही लगा देते हैं। तो जल्दीबाजी बिल्कुल न करें, सोच समझकर उत्तर दें। इधर देखिए अब, काष्ठ बिल्कुल तत्सम है, ये लकड़ी काठ ये होता है। घृत ये भी तत्सम है, घी से बना है। घोड़ा लेकिन ये तद्भव है, ये तत्सम नहीं है। तो यहां पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी शब्द तत्सम पूछा है उसने। और कारीगर भी फारसी भाषा का शब्द है, विदेशी शब्द है, तो ये भी नहीं है। तो ये विकल्प भी नहीं होगा। अब हम देखते हैं तीसरा, ओष्ठ बिल्कुल तत्सम है। किताब अरबी भाषा का शब्द है, किताब विदेशी शब्द है और अरबी भाषा का शब्द है। और रानी भी तद्भव है, रागी होता है इसका तत्सम। और चाकू तुर्की भाषा का शब्द है, ये भी विदेशी शब्द है। तो ये विदेशी और ये तद्भव है। तो इस प्रकार से यहाँ केवल एक ही तत्सम है, तो ये भी विकल्प गलत है। अब देखते हैं चौथा विकल्प, निष्ठुर बिल्कुल तत्सम है, षटकोण वाला श आ रहा है, यानी कि ये मूर्धन्य श आ रहा है। चम्मच नहीं, ये तत्सम, ये जो चम्मच है ये तुर्की भाषा का शब्द है, विदेशी शब्द है। हाथी ये तद्भव है, हस्ती होता है, तो ये तद्भव है, ये भी नहीं। और कार्य ये तत्सम है, इससे बनता है काज। तो ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें भी एक विदेशी है और एक तद्भव है, इसमें भी एक तद्भव है, दो विदेशी है, इसमें एक विदेशी और एक तद्भव है, लेकिन इसमें चारों के चारों शब्द तत्सम है। तो हमारा आंसर क्या होगा? पहला होगा। तो ये है तत्सम तद्भव से संबंधित प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न। अगर आप उन पांचों नियमों को याद कर लेते हैं तो तत्सम तद्भव से संबंधित एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होगा। इस प्रकार से हम प्रत्येक क्लास में पुनरावृत्ति प्रश्न लेकर आएंगे, तो प्रत्येक क्लास को एंड तक देखना है ताकि हम करके सीखें, रटे नहीं। तो आप उतार लीजिएगा